गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। दिस इज द पार्ट 38 लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में पढ़ा और स्टेट्स में हम लोगों ने प्यूरर सेंस के बारे में देखा। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स एक नया रूप दैट इज द सिंगुलर सेंस में देखेंगे। सिंगुलर सेंस में क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस रेफर टू द मेथड एडॉप्टेड फॉर द साइंटिफिक इंपीरिकल स्टडी। साइंटिफिक इंपीरिकल मैंने बताया कि जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तमाम डेटा का यूनिट्स के। वेन एवर ए लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा आर कलेक्टेड देयर आर नीड टू ऑर्गेनाइज, उनको ऑर्गेनाइज करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, एनालाइज करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है। इसलिए जो है ये सारी चीजें आप देखोगे कि प्यूलर में जो है सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा की बात किया गया और वो नैरो सेंस में चला गया। यहां पर कलेक्शन ऑफ डेटा को एक अलग रूप में लिया गया। कलेक्शन एक डेटा उसका पार्ट हो गया। सिंगुलर में हम यहां पर बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। हम एक स्टेयर बनाएंगे यहां पर, ठीक है ना। और स्टेजेस ऑफ उसको बोलेंगे स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। ये पहला आपका हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। ये पहला स्टेज। दूसरा सीढ़ी पे चढ़ा। दूसरा है आपका दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये दूसरा। तीसरा आप चढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चौथा आप चढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा। और पांचवा आ जाएगा आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये 5 स्टेज होते हैं। कलेक्शन, पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर डेटा को आप अपने आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा करते हो। सेकेंड स्टेज में उनको एडिट करना, फालतू जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है उसको हटाना और रेलिवेंट है उसको रखना, ठीक है। उसको अलग अलग करना अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपके पास रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर, मेल फीमेल, यूथ, ओल्ड, बच्चे, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, इसके हिसाब से आप डेटा को अलग अलग करते हो, टेबल बनाते हो। और तीसरा बात, उसको बाद आप उसको प्रॉपर वे में डायग्राम, ग्राफ और टेबल के जरिए प्रेजेंट करते हो। दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एनालिसिस है जो उसमें आप जो है डेटा जो आपको पाए हो उसको एवरेज, डिप्रेशन और कोरिलेशन के द्वारा आप एनालिसिस करते हो और देन आफ्टर जो है आपका इंटरप्रिटेशन, आप एक निर्णय में पहुंचते हो। दैट इज द इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन के ही आधार पर हमारे जो भी भारत सरकार, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे किसी भी देश का हो गवर्नमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बिजनेस यूनिट है, उसके आधार पर वो निर्णय लेता है। हमारे ख्याल से क्लियर हो गया सिंगुलर डेटा। अब हम चलते हैं फंक्शन ऑफ डेटा पर। किस पर? फंक्शन की स्टेट्स के कार्य क्या है, इसको मिटाते हैं। फंक्शन ऑफ डेटा। फंक्शन, अरे फंक्शन ऑफ डेटा बोले, फंक्शन ऑफ स्टेट्स। पहला है स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। जो भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें डेटा में, उसको सिंप्लीफाई करता है। उसको आप परसेंटेज मेथड निकाल लेगा, एवरेज में तमाम चीजों से उसको सिंप्लीफाई करेगा ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। स्टैटिस्टिक्स को एक डिफिनिट फॉर्म में हम लोग लाते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है, स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द फैक्ट इन द डिफिनिट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय गिविंग इट द क्वांटिटेटिव expression like the rate of inflation, population,
अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम लोग इसको जो है एक डिफिनिट फॉर्म में देते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द टेक्निक फॉर कंपेरिजन। हमको जैसे 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान में हमने जीडीपी इतना हुआ, नेशनल इनकम इतना हुआ, एम्प्लॉयमेंट रेट इतना था, एग्रीकल्चर में इतना ग्रोथ था, इंडस्ट्रियल में इतना, सर्विस सेक्टर में इतना ग्रोथ, हर एक का जब करेंगे और हर एक 5 ईयर प्लान का बात करेंगे तो एक कंपेयर हम कर सकते हैं और कंपेयर करके देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे पीछे गए। अब जैसे मान लीजिए कि पिछले बार में जो कोविड-19 में चला उस पर यह आया कि हमारी जीडीपी 29% गिरी तो कैसे पता लगा गिरी की उठी? क्योंकि पिछले का डेटा था और भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने अपने टेक्निक के द्वारा उसको कैलकुलेट किया। अगर पिछले का डेटा नहीं होता तो कैसे वो कंपेयर करता? और ये भी कंपेयर किया कि जीडीपी जितना अदर देशों में गिरी उससे हमारे यहां उतना नुकसान नहीं हुआ। कैसे पता लगा? क्योंकि अदर देशों का भी डेटा था और हमारे देश का भी डेटा था। उस डेटा के आधार पर हम कंपेयर करते हैं। दैट इज द टेक्निक ऑफ कंपेरिजन। स्टैटिस्टिक्स स्टडी द रिलेशनशिप। हम रिलेशनशिप डिटेक्ट करते हैं। कैसे? अगर हमारे पास पैसा आएगा, जैसे मैंने कहा सीआरआर बढ़ेगा, रिजर्व बैंक सीआरआर बढ़ा देगा तो डिमांड घटेगा तो महंगाई कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। हम लोग एक दूसरे से रिलेशन हम जोड़ते चले जाते हैं। सीआरआर घटा देगा तो बैंकों का लिक्विड पोजीशन घट जाएगा, बढ़ जाएगा तो लोन सस्ता कर देगा तो मार्केट में पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर लोगों को बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो लोग डिमांड पड़ेंगे तो व्यापारियों को खूब आमदनी होगा, व्यापारियों को प्रोड्यूसर खूब सामान बनाएगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एक चीज होने से इतनी चीजें हो रही हैं, यानी कि दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एक दूसरे से रिश्तेदारी निकल जा रहा है। पांचवा है स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। ये मैंने कई बार बोल दिया। छठा स्टैटिस्टिक्स इन फोरकास्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी वी फाइंड द इंटरप्रिटेशन। हमने अभी 5 स्टेज बताया, उसके आधार पर एक ट्रेंड पता लग जा रहा है। अगर हम 10 साल 20 साल का अध्ययन करेंगे एक ट्रेंड पता लगेगा और एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ऑन दैट बेसिस इसीलिए देखो कि तमाम चीजें हम लोग भी क्लास में बता देखते हैं। देखो सोने का रेट बढ़ने वाला है, पेट्रोल का रेट घटने वाला है, शेयर मार्केट बढ़ेगा। कैसे? ये हवा में बात नहीं किया जाता है, ये बात किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। हम एक ट्रेंड की बात करते हैं। अब जरूरी नहीं कि 100% वो ट्रेंड सही हो, लेकिन मैक्सिमम तौर पर अगर एक व्यक्ति जानकार है उसका बताया वो फोरकास्टिंग सही हो। सातवां है स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू टेस्ट द फॉर्मुलेट द थ्योरीज। फॉर एग्जाम्पल, whether the cigarette smoking causes the cancer, whether increase in demand affect the price can be tested by collecting and comparing the relevant data. अगर हम इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, अभी मैंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स नॉर्मली इट बीइंग ट्रीटेड इज नॉट द फुल फ्लेज सब्जेक्ट, रेदर इट इज द सब्सिडियरी सब्जेक्ट, एसोसिएट सब्जेक्ट, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट either that is economics, political science, sociology, psychology, आप जिस पे सब्जेक्ट की बात कर लो, is totally incomplete without statistics. Any observation without the statistics, without the data in any subject is totally useless. Useless होगा जब तक कि हम उसको प्रॉपर वे में न बात करें। हम बात करते हैं कि आज पहला स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स से क्या संबंध है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने बोला कि हर एक सेक्टर, हर एक आपका यूनिट, हर एक पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज द गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस यूनिट, कोई भी, ऑल द डिसीजन आर टेकन ऑन द सम ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ऑन द डेटा। डेटा के आधार पर ही हम बात करते हैं और उसके आधार पर जो डेटा हमको मिलता है उसी के आधार पर हम लोग जो है एक एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। आगे आने वाले एक आबादी है एस्टिमेटेड 135 करोड़ की एस्टिमेटेड आबादी है। ये कैसे पता लगा एस्टिमेटेड? ऑन द बेसिस ऑफ द जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन एक आगे के बीकॉम में आपको पढ़ने मिलेगा, उसके आधार पर हम लोग पता लगा लेते हैं
कि जब जनगणना नहीं थी तब क्या आबादी रही होगी, और आने वाले 2050 की आबादी आज एस्टिमेटेड बताया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैट्स। और उसके आधार पर भारत सरकार आज एक तमाम चीजों को निर्णय ले सकती है कि क्या करना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स अगर मुझसे कहा जाए, कॉमर्स विदाउट इकोनॉमिक्स इनकम्प्लीट, एंड इकोनॉमिक्स विदाउट स्टैटिस्टिक्स टोटली इनकम्प्लीट। बिना स्टैटिस्टिक्स का आपका इकोनॉमिक्स टोटली इनकम्प्लीट है। डिमांड किसका कितना बढ़ेगा? अभी आपका गोरखपुर में आया था धनतेरस के दिन 200 करोड़ गोरखपुर में धनतेरस में बिक्री हुई। लास्ट ईयर 150 करोड़ था। आप सोचिए, कोविड-19 के बावजूद भी हमारे यहां शहर में 50 करोड़ की बिक्री ज्यादा हुई, और उस बिक्री में कार की संख्या, मोटरसाइकिल 5000, 50 करोड़ का ज्वेलरी और बड़े बड़े फ्रिज, टीवी बिके। इसका मतलब है कि गोरखपुर में हमारे यहां क्या कहते हैं, जो एफ्लुएंट पीपुल है उनकी संख्या बढ़ी। लास्ट ईयर 150 करोड़ था, इस साल 50 करोड़ ज्यादा हुआ। अब ये इकोनॉमिक, जो हमारे अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स है उनके लिए एनालिसिस का विषय है कि 50 करोड़ बढ़ा, और अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर गोरखपुर में आउटलेट खोलना चाहता है तो देखेगा, क्योंकि जो 200 करोड़ की बिक्री है उसमें ज्यादातर वो है जो 100 की चीजें हैं, लग्जरियस चीजें हैं, कोई बेसिक नीड की चीजें नहीं है, बहुत कम है। इसका मतलब है कि गोरखपुर में पैसों वालों की संख्या है। ऑन दैट बेसिस गोरखपुर में देखिए आप मॉल भी खुल रहा है और तमाम कॉम्प्लेक्स भी खुल रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स स्टडीज का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट उस पर, आज अगर स्टैटिस्टिक्स, अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें चलेंगे इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में हमने आपको एंजल ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर, इसमें एक जो दिया है इसको बारे में थोड़ा बताएंगे कि एंजल ऑफ जो है इनकम बेस्ड जो डिमांड कैलकुलेट करते हैं उनके हिसाब से जब सोसाइटी में लोगों का इनकम बढ़ता है तो जो प्रोपोर्शनेट ऑफ द बेसिक नीड घटेगा। देखिए नीड 3 प्रकार का होता है, बेसिक नीड, और दूसरा आपका होता है आपका जो आपकी एफिशिएंसी को मेंटेन करता है वो नीड, और तीसरा होता है लग्जरियस। तो इन्होंने कहा था कि जो बेसिक नीड, जब इनकम लोगों को बढ़ता है तो टोटल इनकम का जो परसेंटेज बेसिक नीड पर घटता है, और जो अपना क्या कहते हैं परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए जो नीड चाहिए वो सेम परसेंटेज पर रहता है, और धीरे धीरे लग्जरियस बढ़ता है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे लोगों का पास पैसा बढ़ने, आमदनी बढ़ती है, उनका ज्यादातर सोर्स लग्जरियस गुड पर ज्यादा जाने लगता है, परसेंटेज बढ़ने लगता है। ये दैट इज द एंजल लॉ ऑफ डिमांड। इसको क्लास में हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है ना। उसी तरह इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स और स्टेट्स का, और ये भी है इकोनॉमिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट, यानी कि रिलेशन देख लो, मैनेजमेंट, फिर से बोल रहे हैं, मैनेजमेंट विदाउट कॉमर्स इनकम्प्लीट, कॉमर्स विदाउट इकोनॉमिक्स इज कंप्लीट, इकोनॉमिक्स विदाउट स्टेट्स इनकम्प्लीट, और स्टेट्स विदाउट मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट। आप रिलेशन स्टैब्लिश करो। उसी तरह भारत के डेवलपमेंट में इसका है तमाम। अब इसको हम अगर इसको बात करें इंपॉर्टेंस का, स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ कंजम्पशन, कि क्या कंजम्पशन है हमारे यहां, कंज्यूमर गुड का क्या प्रोडक्शन है, खपत है, और क्या रिक्वायरमेंट है आपका कैपिटल गुड्स का। ये हम स्टेट्स के थ्रू जान सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, स्टडी ऑफ एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी हमारे स्कोप नेचर हैं उस सब जगह इसका स्टडी इसकी जरूरत है। यानी कि टोटल जो पॉलिसी है ह्यूमन वेलफेयर और सबकी बनाई जाती है उसमें स्टेट्स का महत्व है। इवन जो भारत सरकार प्लानिंग बनाती है उसमें 5 ईयर प्लान पूरी तरीके से डेटा बेस्ड होता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार की तरफ से डेटा को कलेक्ट करता है, नीति आयोग और तमाम ऑर्गेनाइजेशन को देता है, जिसके आधार पर हम लोग डेटा का प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। यानी प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज ए शिप विदाउट द रडार और कंपास। देखो गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर, या गवर्नमेंट जो है वो उसका कैप्टन है, लेकिन जहाज किधर जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं राडार लगा रहता है और कंपास लगा रहता है, जिसके आधार पर जहाज चलता है, वो राडार और कंपास होता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है,
बिजनेस प्लानिंग में हम बात करें, इसमें हम सब कुछ इसको कहते हैं, इसको हमने कंप्लीट कर दिया कि गवर्नमेंट के लिए भी सब है, ये सब अलग अलग डेट है। अब इसको क्लास में हम डिटेल बता देंगे, इसका लिए अलग अलग जो है हम बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर बिजनेस प्लानिंग की बात करें, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, पैकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब में डेटा चाहिए, तभी आप निर्णय करते हो। चाइना की इकोनॉमी इतनी क्यों बढ़ी, हमने तमाम जो है इंडिया जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे उसमें तमाम डेटा को प्रेजेंट किया। वो डेटा ही से तो हम बता रहे थे कि चाइना की इकोनॉमी कहां है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां है, भारत की इकोनॉमी कहां है। उसी डेटा के आधार पर हम आपको बता रहे थे कि एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा आबादी लगी है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इतना है। उसी के आधार पर तब मैंने बताया कि एक सरप्लस पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से हटा करके आपको इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में लाना चाहिए, या अदर एग्रीकल्चर का जो एसोसिएट सेक्टर है उसमें लाना चाहिए। उसी डेटा के आधार पर ही मैं बता रहा था। चाइना की इकोनॉमी क्यों 90, हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन 50 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, और 58 उसके बाद भी चाइना हमसे पहले डेवलप कंट्री हो गया, क्योंकि वो डेटा के आधार पर हम कंपेयर करें कि वो डेवलप कंट्री हो गया। हम लोग अभी 2030 में टुकटुकी लगा के बैठे, वो सब होता है। गवर्नमेंट के लिए हो चाहे बिजनेस हाउस है, मैंने इसको कई बार बता दिया। अब बताते हैं लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। देखो, पहला है इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ध्यान देना, क्वांटिटी प्रेजेंट करता है, क्यों हुआ ये नहीं प्रेजेंट करेगा, उसका रीजन क्या है, आपका हॉनेस्टी, आपका इंटेलिजेंस से नहीं प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, वो क्वांटिटी में चलाएगा। मैंने बताया था दूसरा पॉइंट, इट स्टडी ओनली द एग्रीगेट। ए ट्रेंड बताता है, किसी इंडिविजुअल का स्टडी नहीं करता है। एक व्यक्ति अगर जींस नहीं पहनता तो वो पूरा नहीं पहनेगा। एक व्यक्ति जो है, हम अब जैसे हम आज तक जींस नहीं पहने तो हमारा स्टडी नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक बिजनेस यूनिट है तो उसको जींस बनाना है, तो अगर उसको जींस बनाना है तो वो स्टडी करेगा कि जींस का प्रोडक्शन सिर्फ विजय गुप्ता नहीं मानते हैं, सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है वो स्टडी कर रहा है, तो वो बनाएगा, विजय गुप्ता के लिए नहीं बनाएगा। माने अगर हमको खिचड़ी पसंद है तो शादी ब्याह में खिचड़ी नहीं बनाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या पसंद करते हैं वो बनेगा, और वो डेटा से ही आता है मैक्सिमम लोग क्या पसंद करते हैं। थर्ड, स्टैटिस्टिक रिजल्ट टास्क मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड ट्रू ओनली ऑफ द एवरेज। 100% एक्यूरेट नहीं बताएगा, एक एवरेज बताता है, एस्टिमेटेड बताता है। हाँ, एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन वही है जो एस्टिमेटेड जो बताया वो नियर टू होना चाहिए, थोड़ा बहुत 2% 3% का डिफरेंस ही अच्छा होता है। स्टैटिस्टिक्स अगर सही जैसे नहीं होता है, बंदर के हाथ में दे देना, क्या कहते हैं उस तरह, उसी तरह अगर गलत व्यक्ति के हाथ में स्टैटिस्टिक्स डेटा पड़ गया, उसका मिसयूज भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। पांचवा, स्टैटिस्टिक्स सिंपली इज वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडीइंग द फेनोमेन। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन आर सिंपल एक्सप्रेशन which should be supplemented by the other information for a complete comparison of the result। बिना दूसरे के कंपेरिजन के नहीं हो सकता। It is important that the condition under which the conclusion have been drawn are carefully studied। For example, the average profit of a firm A for 3 consecutive years are given as rupees 8,000, 6,000 and 4,000 respectively, and for B is given 4,000, 6,000, 8,000 respectively. Thus, the average profit of both firms is 6,000 per annum. It does not mean that both of firms of the same economic study. Firm B is experiencing rise in profit, whereas the profit of A is decline। देखिए, एवरेज अगर चलेंगे तो एवरेज दोनों का बराबर है, लेकिन एक का जैसे 40, 50, 60, दोनों का एवरेज 50, 60, 50, 40, उसका भी एवरेज 50, लेकिन अब पहला वाला 40, 50, 60 इंक्रीजिंग था, दूसरा वाला 60, 50, 40 डिक्रीजिंग था। यानी कि लिमिटेशन है, अगर हम एवरेज पर चलते हैं तो दोनों फर्म बराबर है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो ए फर्म इज बेटर देन द बी। छठा, स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी होमोजेनियस होना चाहिए, यानी एक रूपता में होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कंपैरिजन इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिकल डेटा इज यूनिफॉर्म इन नेचर।
हेट्रोजेनियस डेटा माने विभिन्न रूपों वाला इज नॉट कंपेरेबल। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ राइस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क as both are measured in different unit. Comparison is possible only if their value is considered and not the volume. Okay? तो ये बेटा था इस चैप्टर में मैंने बताया what is the statistics, the limitation of statistics, the importance of statistics for the government, for the business units and for the economics. हर सब्जेक्ट में, चाहे हमने यहां पर अदर सब्जेक्ट की बात नहीं की, क्लास में हम आपको बताएंगे उसको क्या अदर सब्जेक्ट में भी क्या क्या महत्व है, तो हम लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज टोटली इनकम्प्लीट। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज इफ यू वांट टू बी गुड इकोनॉमिस्ट, you want to better to perform in the economics, you should always study the statistics. Without statistics, the economic knowledge is totally incomplete, because without statistics, if you are taking and making any decision, it will be fruitless and far away from the truth. So, study the study. Next chapter में study the statistics for better student in the economics. नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको डेटा पर और डिटेल जानकारी देंगे। प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इन सब चीजों पर चलेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय। पढ़ते रहिएगा।